मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। आज हम जो हमारी 2 पालियों में पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए, उनको हल कराएंगे। और मैं इस पेपर को देख रहा हूं, जिन भैया का भी पेपर है ये, जिसका भी सेट है, बहुत ही गलतियां की हैं। भगवान इनकी मदद करे और इन्हें अच्छा सीखने की हिदायत दे। हम तो मनोकामना ही दे सकते हैं, मनोकामना ही कर सकते हैं कि अच्छा कुछ हो किसी का भी, लेकिन इसमें बहुत सारी उन्होंने गलतियां कर ली हैं। जिन गुरुजी ने भी उनको पढ़ाया होगा शायद वहां पर बहुत गलतियां रही। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। पेपर को बड़े प्यार से और शांति से करना है, कोई घबराहट नहीं करनी। पेपर बहुत इजी आ रहा है। कल के पेपर के लिए मैं बता दूं आपको, बहुत हल्का पेपर है और अगर आराम से आप प्यार से करोगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। और जो इस पेपर को मैं शॉर्ट कराऊंगा, इससे भी आपको अगले पेपर में बहुत ही ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी और उसमें से 10-20 नंबर का आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनेगी। ठीक है। और अगर ये पेपर इस टाइप से हल कर लिया तो आपको गारंटी से मैं कह सकता हूं 30 से 35 क्वेश्चन आपके राइट जाएंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो आपको पक्का है कि 37 में से 37, 38 में से 38 क्वेश्चन भी बना रहे हैं लड़के। ठीक है। मैंने जिन लड़कों को पढ़ाया था उनकी बहुत अच्छी मेरे लिए आई है खबरें कि कह रहे हैं गुरुजी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो शुक्रिया मैं उन सभी लोगों का। और शुरू करता हूं मैं अपने पेपर को सॉल्व कराने के लिए। यहाँ पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि आपको कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, पहले आ जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है हिंदी का। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची को आप जानते होंगे, सिनोनिम। और किसके हैं? किसके हैं ये? यानी कि आप देखिए, नलिन, राजीव, मैंने पुंडरीक, इस टाइप के कुछ बताए थे आपको। और ये किसके होते हैं? कमल के। और कमल के पर्यायवाची याद करने के लिए कुछ और भी हमारे पास ट्रिक थी, जिसका हम नाम लेंगे आपको अभी। कभी भी कमल के या आपको आपको बादल के या आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिल जाए देखने को, तो एक ट्रिक भी याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए आपको पानी के रूप याद है, तो पानी के रूप जल, अंबु, वारी या वारी। ठीक है। और जो भी इस टाइप के आपको याद रहे, जितनों को आप याद रख सकते हैं। देखते हैं, अगर पानी के रूप याद हैं तो देखते ही देखते आपको 4 रूप याद हो जाएंगे। पानी के बाद आप लाएंगे, पानी में खिलाएंगे कमल। पानी में क्या खिलाएंगे भाई? कमल। और कमल को पानी देगा ऊपर से, फिर लगाएंगे इस पर बादल। कमल में क्या हुआ? बादल। और बादल के बाद में इसका बना देंगे, बादल के बाद ये हो जाएगा आपका क्या भाई? समुद्र। ये 4 रूप एक जैसे हैं और इनमें से आज क्वेश्चन पूछा भी गया था, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। कमल का अगर पानी के रूप आपको याद है तो इस पानी के रूप में आपको कमल के रूप में क्या जोड़ देना है भाई? क्या रूप जोड़ देना है भाई? जय। क्लियर है? दिख रहा है यहां तक? इसके बाद अगर बादल के हैं तो बादल के रूप में दय जोड़ देना है, पानी के ही रूप में। पानी के रूप में क्या जोड़ देना है? दय। और यदि आपको पूछ ले समुद्र के रूप, तो मेरे भाइयों लोगों आपको इसमें क्या जोड़ देना है भाई? धी जोड़ देना, धी। अगर जल के रूप में धी लगा मिल जाए तो समझ लीजिए समुद्र के रूप हो गए, पर्यायवाची हो गए। यदि उस शब्द में आपको दय मिल जाए तो आपका आपका बादल का रूप हो गया। आपको यदि जय मिल जाए तो आपका पंकज का रूप यानी कि कमल का रूप। देखते हैं, ये तो जो आए थे ये तो क्लियर हो गया है पहला क्वेश्चन, लेकिन कुछ कॉमन रूप होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है और मैक्सिमम आने की चांस बनते हैं पेपर के। तो देखेंगे, जलज, जल में जय जोड़ दिया, जलज बन गया भाई। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर फिर क्या है? अंबुज। कोई दिक्कत? ये क्या है? वारिज। ठीक है। पंकज। इस टाइप से ये किसके रूप? कमल के रूप बन गए।
अब पानी के रूप में अगर मैंने द जोड़ना शुरू कर दिया, जलद, अम्बुद, वारिद, क्लियर है? तो ये आपके ये रूप बनते चले जाएंगे। समुद्र में जलधि, ठीक है, वारिधि, तो ये आपके इसके रूप बन जाएंगे। कोई दिक्कत? तो यानी कि धी अगर मैं लगा रहा हूं तो समुद्र के रूप, यदि मैं द लगा रहा हूं पानी के रूप में तो आप बादल का रूप, अगर जय लगा रहा हूं तो समझ लीजिए वो किसके रूप भाई? आपके कमल के रूप हो जाएंगे। इसके अलावा भी थोड़े थोड़े एक दो कॉमन टाइप के याद कर लेंगे जिससे हमारे पेपर के अंदर आएंगे। अब देखते हैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन था, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द निम्नलिखित है। तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो होती है ईशान कोण होता है, जिस तरफ को हम सूरज उगता है, मंदिर बनाते हैं, अपना फेस करते हैं, तो वहां पर कौन सी दिशा? ईशान, ठीक है। तो इसके अलावा भी आग्नेय है, वायव्य है, जैसे चारों दिशाओं के नाम रख के, मेन दिशाएं नहीं है ये मतलब मध्यमान दिशाएं होती है। तो क्लियर है? पहले का आंसर हमारा, इसका दूसरे का आंसर क्या बनेगा भाई? ईशान कोण। किस विकल्प में शब्द श्रुति शब्द, यानी कि सुनने में तो समान लगे लेकिन अर्थ उनका क्या हो? भिन्नार्थक हो और सही अर्थ भेद है। तो पढ़ेंगे पहले। प्रकृत होता है क्या? एक प्राकृत तो एक भाषा थी लेकिन प्रकृत का मतलब भाषा नहीं है, तो ये वाली लाइन इससे जुड़नी चाहिए थी, ये इससे होनी चाहिए थी, तो ये कंफ्यूज कर दिया है, ये भी सही नहीं। व्रण और वर्ण, व्रण का मतलब रंग नहीं होता, वर्ण का मतलब रंग होता है, तो ये इससे मिल रहा था, ये इससे, तो ये भी क्या? गलत। विष और धन, विष का मतलब जहर होना चाहिए था, ये आप सब जानते हैं, लेकिन एक एक से भी अगर आपको एक का दूसरे का उत्तर नहीं भी याद आ रहा है तो एक का कम से कम किसी छोर पे से पकड़ेंगे क्वेश्चन को, उसे सॉर्ट करने के लिए उसी प्रश्न को उसी तरह से हल करेंगे जो तुम्हें याद है, उसके अलावा जो भी है वो खुद ही हल्का होता चला जाएगा। भाई इसमें से कम इतनी तो बात याद थी मुझे, प्राकृत एक सरल भाषा में मैं बात करूं तो प्राकृत एक भाषा थी, तो भाषा के सामने यहाँ भाषा आनी चाहिए थी, तब तो हम इस पर खेलते। तो पहले ही गलत हो गया, टाइम बिताना नहीं है उस क्वेश्चन को, टाइम लेना नहीं है ज्यादा। देखो व्रण, वर्ण होता है रंग, रंग और घाव, तो यहाँ पर क्या होता? वर्ण अगर पहले होता तो अब इस पर चांस बन जाते, लेकिन हमारी क्या है, ये भी गलत था भी। विष, विष जहर होता है, तो लेकिन ये इससे मैच नहीं करा, इसके सामने यही आना चाहिए था। तो धन नहीं होता विष का मतलब, और इसका मतलब ये नहीं होता। क्लियर है? शशधर, शशिधर। अब जब तीन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन वैसे ही क्लियर है, या इस पर भी खेलना पड़ेगा, तो ये चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन इसका भी अर्थ होना चाहिए पता। शशधर का मतलब होता है, जैसे रात को शशि कहते हैं, जिस तरह से शशि का मतलब होता है, शशधर मतलब जिसने शशि को धारण कर रखा, जो रात भर रहता है, क्या है वो? चांद, चंद्रमा, ठीक है। शशिधर, अब ये होता है शशिधर, शशि मतलब चंद्रमा को ही, शशि का मतलब उस चंद्रमा को ही जो धारण कर ले, वो कौन थे? शिव जी थे, जिनके सिर पर चंद्रमा है। तो आंसर हमारा क्या बना भाई? इनका मतलब ये होता है और इसका मतलब चांद होता है, तो आंसर हमारा क्या बना भाई? राइट हो गया, डी आंसर। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। ध्यान रखना है शुद्ध वाक्य कैसे है, ये देखो गलत गलत इन भैया ने लगा रखे हैं, तो हमारे हिसाब से उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यानी कि लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, तो ये तो आपको वैसी जहर कतई लग रहा होगा। 10 बजने को है, 10 बजने को 15 मिनट है, गलत है। अभी दो क्वेश्चन रह जाते हैं। दीन दुर्बलों को प्यार करना, तो दीन दुर्बल होता है, तो क्या है ये? दीन दुर्बलों को, यानी कि दीन दुर्बल, तो यहां भी अगर ये बहुवचन है तो यहां भी बहुवचन होना चाहिए। को प्यार करना मानवता है, तो देखते हैं इसके बाद वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो यहां पर क्या है? देखो आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? ये राइट आंसर है। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी गलतियों के कारण भी हम गलत कर सकते हैं। बहुवचनों का मतलब दुर्बल, तो खुद ही दीन दुर्बल को प्यार करना मानवता है। यहां देखते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग का मतलब जब भी कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन आए
तो समझ लीजिए आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, एक नियम बता रहा हूं मेरे भाई लोगों। देखो क्या करना है हमें, एक होता और होती, ठीक है, और होते, ये क्वेश्चन है। ये आपको जांच करने की ट्रिक है। ये यहां पर एक वचन, ये बहुवचन, हिंदी में तो दो ही होते हैं, और यहां पर क्या होते, सॉरी, बहुवचन इसके लिए, और ये क्या है, देखो बहुवचन की बात करें तो वचन के हिसाब से एक वचन, और यहां पर आपका जो है ये होते क्या हो गया भाई, सॉरी, होता, होते, बहुवचन की जांच, होती आपका क्या है, ये होता होती का ये क्या है, पुल्लिंग, और ये क्या होती है, होता स्त्री। देखेंगे, होता होती लगा के देखेंगे, उसमें शब्द में निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। परिधान, परिधीनता होता है, होती है, होती है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अजवायन होती है, होता है, होती है। विहार होता है, होती है। विहार का मतलब है घूमने का, एक जैसा विहार नहीं होता, बसंत विहार, ये विहार वो विहार किसी जगह का नाम होता है, ठीक है। तो नाम क्या होता है, होता है। मुद्रिका होती है, होता है, होती है। तो बात ये क्या हो गई, सारे के सारे शब्द क्या थे, ये स्त्रीलिंग। तो भाई साहब ने देखो किसी ने गलती लगा रखा, अजवायन होता है, इसे यही पता नहीं घर में अजवायन होती है या होता है। तो भाई मेरे क्या है, निम्नलिखित में से सही शब्द का पुल्लिंग का क्या लिखना है, विहार होता है, प्रधेनता होती है, अजवायन होती है, मुद्रिका होती है। तो आंसर हमारा क्या बना भाई, सही ये। और बहुवचन बनाना होता तो आपको होती, होता और होते का 3 जगह वचन, एक वचन भी करना है, ठीक है ना। पैर होता है, पैर होते हैं, इस तरह से अगर बात आ रही है तो क्लियर है। तो वो भी चीजें क्लियर करेंगे, इस टाइप से पढ़ना भी जरूरी है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अब देखो होती होता का हो रहा ना अभी, देखो हमेशा प्राण होते हैं, होता है, प्राण होते हैं, प्राण पखेरु हो गए। सोना होता है, होती है, होता है, होते हैं सोना, तो ये गलत है ना, यही पकड़ा गया नहीं। तो यहाँ पर झट देने से आंसर क्या लगेगा, एक वचन का प्रयोग होता है, सोना होता है, होते नहीं है ना सोना। प्राण होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, दर्शन होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये क्या है, हमेशा एक वचन में होता है। तो आंसर इसका भी आपका होता होती से। और ये 3-4 क्वेश्चन मैंने इतनी सी ट्रिक से दे दिए, बड़े शॉर्ट आउट करते हैं, आप कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चनों को देखो, इन्होंने भैया ने गलत कर लिया, प्राण ये वाला शब्द गलत कर लिया। तो इस तरह से कोई किसी को गलती करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये ट्रिक बड़ी शॉर्ट है, मैंने सारे हिंदी के पेपर, अभी तो आगे को बहुत तैयारी करनी है, आपको दरोगा बनना, आपको पुलिस में आना, और भर्तियां हैं बहुत सारी। लेकिन मेरे साथ मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही चैनल बनाया, लेकिन एक सौभाग्य ये रहा मेरा कि मैंने जितनी दिनों में पढ़ाया उतने में से मेरा 15-20 क्वेश्चन मिल गए हैं बच्चों को। यहां पर देखते हैं, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। कारक की बात करें तो मतलब देखो, कारक आपके कितने हैं आप जान ही रहे, केस जो भी होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध को का के लिए, रारी रे, है ना। और क्या है, अधिकरण है, में पर कहीं जगह के स्थान की बात चल जाए। और फिर होता है संबोधन। 8 कारक होते हैं। तो 8 कारकों में से संबोधन जो होता है, संबोधन किसी को पुकारने के लिए, अरे इधर आओ, या कोई भी चीज होती है तो उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, विस्मयादिक, ये इस तरह से सीधी लाइन खींचकर, और नीचे डैश जैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि इसको बोलते हैं विस्मयाबोधिक चिन्ह, यानी कि वो सॉरी आपके जो होता है क्या, जो आपको संबोधन करने के लिए होता है। तो यहां पर किसका किसका संबोधन हो रहा, हे ईश्वर दया करो, तो हे ईश्वर या हे भगवान, अरे राम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आ गए, और एक डंडा लगाकर बिंदी लग जाती है, तो उस चिन्ह की भी बात सीख लेंगे, चिन्ह भी आते हैं आपके। और मेरे भाई लोगों, यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द में, तो हे ईश्वर में पूछा गया है, तो कौन सा कारक रहा भाई, संबोधन कर रहे हैं ना ईश्वर को,
पुकारने के लिए। तो कौन सा कारक हो जाता, संबोधन हो जाता। बताओ करण, करण कारक में तो क्या होता है, करण कारक में होता है से, क्या होता है भाई, से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने एक ट्रिक भी दी थी आपको लास्ट टाइम में, जो एक शॉर्ट वीडियो में थी। राम ने रावण को बाण से, है ना, भलाई के लिए सर काट कर और लंका में मारा, ऐसा करके कुछ बनाया था। तो वो ट्रिक भी यहाँ सब पर फिट बैठ जाती है। निम्नलिखित में से तद्भव, यानी कि आंसर क्या हुआ, देखो इन्होंने गलत लगा रखा भैया ने किसी ने, तो आंसर बनेगा हमारा क्या भाई, संबोधन। ये वाला ध्यान भी रखेंगे। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव का मतलब होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान को बोलते हैं तत्सम, समान। और तद्भव बोलते हैं किसको, हिंदी के समान। बात आ रही तद्भव, उसके भाव जैसा। किसके भाव जैसा, संस्कृत के भाव जैसा, संस्कृत ना हो। तो क्लियर हो जाएगा हमारा, क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव क्या है, जल्दी देखो, अभी समुद्र का रूप लिख रहे थे, ये क्या संस्कृत है, शांति है, ताप है, काज है। काज का मतलब जहां तुम्हें, देखो सुन लो, तद्भव तत्सम का मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं। जय, जय को मैक्सिमम ये में बदलते हैं तत्सम में, दिमाग में रखना। और तद्भव में जय मिलेगा इसका ज्यादातर। तद्भव के ये वर्ण याद भी रहेगा ना, तुम्हारे काम हो जाएगा। ठीक है, ये या यहाँ पर ये पे ऊपर रे लगा देगा। क्लियर है भाई। जैसे कारज है, तो कारज को किसमें कन्वर्ट करेगा, काज किया कारज को कार्य में, रे ऊपर आधा मिलेगा, तो आधा रे ये के साथ चलता है मैक्सिमम। क्लियर, ध्यान रखेंगे, ट्रिक है ये भी तत्सम तद्भव याद करने की। इसके बाद जैसे आपको री का प्रयोग मिल जाए, सॉरी, ये आपको री का प्रयोग मिल जाए, री का प्रयोग मिल जाए, या नीचे जमीन के पास में रे लगा मिल जाए। इसी तरह से आपको जैसे श है, ये षटकोण वाला स मिल जाए, या ये वाला स मिल जाए। क्लियर है, आपको बहुत सारे वर्ड हैं जो ण मिल जाए, ये वाला ण मिल जाए न की जगह। तो ये कम से कम आपके ऐसे इस प्रकार के शब्द जुड़े हुए मिल जाए, ट मिल जाए, से पहले ये वाला मिल जाए, तो मेरे भाई लोगों वो संस्कृत के शब्द होते हैं मैक्सिमम। आपकी सारी की सारी गिनती है जो संस्कृत में लिखी है, सठ है, या आपका एक को क्या लिखते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठ, ये सारी की सारी गिनती है यार, यही वर्ड घूमेंगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, अब देखते हैं यहां पर हमारा क्या शब्द था, निम्नलिखित में से शब्द तद्भव शब्द है, जल्दी, शांति, ताप। तो इस प्रकार के वर्ड जो हैं आपके वो बनते हैं आंसर में। और इस आंसर को याद करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये इस टाइप का पैटर्न रख लेंगे, तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो तत्सम की बात अभी सीख रहे थे, देखो कुम्हार, गधा, गधा गर्दभ होता है, कुम्हार कुम्भकार होता है, तो हार उर की जगह कार चलेगा वर्ड संस्कृत के अंदर, मैंने बता दिया। और देखो एक वर्ड और है, सबसे ज्यादा बात चलती है, ये ख खरगोश होगा इधर, और इधर होता है संस्कृत में तत्सम में ये मिलेगा आपको श, और ये हिंदी में मिलेगा, जैसे आंख है अक्षु आएगा। ठीक है ना, तो ये छह क्षत्रिय का भी प्रयोग बहुत मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट होता है वर्ड, तो ये तत्सम में मिलेगा, ख आपका तद्भव होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो तत्सम मतलब कुम्हार, कुम्हार नहीं होता गधा, ये क्या तद्भव हो गया। डंडा, नाक, नक्र होता है डंडा, है ना। तो ये इस तरह के जो वर्ड हैं ये आपके क्या हैं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। पलंग, पलंग का क्या होता है आप पयन जानते हैं, है ना। और पीले का, पीले का क्या होता है, पीले का आप ही जान रहे। यहां पर क्या बचा, नव्य, नए के लिए, और स्वर्णकार। तो आपका राइट आंसर बना ये वाला। अभी देखते हैं, देखो अब आ जाता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका बनता है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो मेरे भाई लोगों, रक्त रंजित, रक्त से रंजित, इसका विग्रह करना होता है। समास बोलते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, जो एक शब्द मिलाएगा, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं एक जगह जुड़े होते हैं, उनको समास कहते हैं। और समास का सम प्लस आस, किसी चीजों को शब्दों का पास आ जाना शब्द समास हो जाता है। और विग्रह समास का उल्टा होता है। समास का उल्टा क्या, विग्रह, और संधि का उल्टा विच्छेद। ध्यान रखेंगे, समास का उल्टा क्या, विग्रह, और संधि का उल्टा
विच्छेद, दोनों का अंतर है। विग्रह होता है शब्दों का और वर्णों का होता है विच्छेद, यानी कि बहुत बारीकी से, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के उल्टे विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं कई बार। रक्त रंजित, यानी कि रक्त से जो रंजित है, यानी कि अभी मैंने कर्ता ने कर्म को करण से ये बताया था ना, तो से क्या होता है, किसी चीज के बाई हैंड, यानी कि बाय के सेंस में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या होता है भाई, करण तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की बात तो हम करेंगे बाद में, पहले इसका क्लियर कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में ये क्लियर होना चाहिए, इसका जो है उत्तर और पूर्व पद, सॉरी यहां पर हम बात कर लेते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद मतलब, पूर्व पद मतलब पहला वाला, पहला पद, और बाद में क्या होता है, बाद वाला पद, ये ध्यान रखिए, जिसमें इनकी प्रधानता के कारण समास चलते हैं। अव्ययी भाव का मतलब होता है बिना व्ययी होने वाले भाव वाले वर्ड साथ में जुड़े हुए हों और शब्द की बारंबारता हो जाए या शब्द आ जाए तो समझ लीजिए आपका अव्ययी भाई समास होगा, कल को पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। पूर्व पद का मतलब होता है जिसमें पहला पद क्या हो, इसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसकी बात चल रही है उसी प्रकार का पहले ही लगेगा। जैसा शब्द आया हमारा प्रतिदिन, ठीक है भाई, रोज रोज भी कह सकते हैं इसी प्रतिदिन को, नहीं, या दिनों दिन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो वर्ड की रिपीटेशन हो सकती है, दिन दिन है, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ऐसा भी वर्ड आ सकता है, इसका ऐसा भी खोल कर दे सकता है। अगर पेपर बहुत लेवल से पूछना शुरू कर दे तो कुत्ते फेल हो जाते हैं आदमी के, तो यहां पर हैंग हो जाता है। यानी कि प्रतिदिन का मतलब होता है आपका रोज रोज, रोज, तो यानी कि प्रति शब्द कैसा है ये बताओ, इसका किसी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव पड़ता है प्रति पे, प्रति शब्द लिख दो या प्रति एक लिख दो, बात प्रति रहना है। तो जिस शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उस शब्द को कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द, जो व्यय नहीं होते हैं और उनका उसके साथ जुड़ा होना समास बन जाएगा। समास का मतलब ये एक समास बन गया, दो शब्दों से मिलकर समास बन गया। और प्रतिदिन में पूछ ले समास कैसा, तो आपको आंसर में क्या लगाया जाएगा, अव्यय भाई समास, ठीक है। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है मेरे भाई लोगों, ये शब्द है ऐसा लिखा, द्विगु, द्विगु का मतलब होता है गिनती, यहां रख लेंगे, गिनती जिस समास में आएंगी, जिस समास में गिनती आ जाए और उनका मतलब गिनती रहे, समझ रहे हैं ना, चौराहा, तो चार राहों का समूह, गिनती या समूह की बात चल जाए तो समझ लीजिए वहां पर समास कैसा, द्विगु समास। इसमें कहीं गिनती थी कहीं लिखी हुई रक्त रंजित में, भैया ने तो द्विगु ठोक दिया, गलत कर दिया ना, जहर हो गया ना। यहां पर द्वंद, द्वंद का मतलब होता है द्वंद्व, तो मतलब हो गया, द्वंद्व का मतलब होता है द और द, यानी कि और के सेंस में चलेगी बात, तो द्वंद्व का मतलब और या हाइपन बीच में लगा हो, समझ रहे हैं नहीं, तो समास कैसा, द्वंद्व समास। द्वंद्व दोनों, यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें इसमें प्रथम पद प्रधान होगा जिसमें गिनती आएगी पहले पद में, यानी कि जहां जो चीज की बात चल रही है उसमें वही पद प्रधान होगा, तो दो पदों से मिलकर बना, ये पद कैसा, ये पहला ये दूसरा, इसमें प्रधान कौन सा है, पहला। अव्यय की बात कर रहे हैं तो अव्यय शब्द ये वाला, तो यही यही इसका आपका प्रधान शब्द हो जाएगा। मैं पूरा पेपर को समझाने के साथ साथ मैं पूरे चैप्टर भी हल कर रहा हूं, क्योंकि इसी पैटर्न पर पेपर मिलेगा, क्योंकि दोनों पैटर्न सेम ही आए पेपर के, और कल को पॉसिबिलिटी यही है 90% के पेपर सेम एज इट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मुझे गहराई से ये पेपर सोल्व कराना पड़ रहा, वरना तो निशान लगा तो मुझे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते पेपर पर, ठीक है। अब देख लेते हैं द्वंद्व का मतलब, जहां द्वंद्व जहां पर और आए, जैसे माता पिता, तो माता पिता के शब्द के बीच में अगर ऐसा मिल जाए और पूछ ले आपसे भाई कैसा कौन सा समास है माता पिता में, तो शब्द का इसका वाक्य बनता है, दो शब्दों को जोड़कर क्या करना है, दो शब्दों में लिख दिया। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो विग्रह होता है माता और पिता, दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं माता या पिता, तो ये वाक्य सा बन गया ना, विग्रह का मतलब शब्दों का विग्रह कर दिया, खोल कर लिख दिया, क्लियर है भाई। अब देखो तत्पुरुष का मतलब, तत्पुरुष समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष को छोड़कर, वो सॉरी कर्ता
कर्ता तत्पुरुष नहीं होता कोई भी, तो कर्म तत्पुरुष पहला तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास, है ना, तृतीय तत्पुरुष संप्रदान, चतुर्थ अपादान, पंचम कौन सा आपका, पंचम बैठेगा संबंध, छठा बैठेगा आपका कौन सा, जो अभी था, कौन सा अधिकरण। इसके अलावा कोई समास नहीं होता, क्योंकि संबोधन भी कर्ता के लिए होता है और कर्ता के लिए कोई समास तत्पुरुष बनता नहीं है। क्लियर है। तो यहां पर तत्पुरुष समास। अब रक्त रंजित, तो तत्पुरुष समास में कारक समास भी बोलते थे। कौन सा समास ऐसा है जो कारक समास है? कारक समास कहलाता है तत्पुरुष समास। उसके अंदर कारकों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है, जिनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, केस में प्रीपोजिशन आती है अगली, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या है, रक्त रंजित, रक्त से रंजित। तो ऐसे शब्द जो विलोप हो जाते हैं और समास बन जाता है रक्त से रंजित, इसमें से छुपा हुआ, तो से किसी विभक्ति को शो कर रहा। विभक्ति होती है किस समास की, किस समास की, तत्पुरुष समास की। 6 प्रकार के समास होते हैं तत्पुरुष समास। क्लियर है। नियत समास आ जाता है, जिसमें निगेटिव वर्ड आगे सामने को मिल जाए, वो अव्ययभाव या नियत समास होता है। तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा जब मेरी बड़ी क्लासेस चलती हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ाता हूं, जिससे मेरा एक बार में खत्म हो जाए, बच्चे का कोई दिक्कत ना बने। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम का मतलब, क्यों का मतलब प्रश्नवाचक होता है, कब का मतलब भी पूछ लेता है, कौन से। अब देखते हैं ये कैसे है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्यों कब कौन। तो अनिश्चय तो है नहीं, इसकी पूछ रहा है ना। अनिश्चय का मतलब होता है मतलब जिसका कोई पता ना हो। अभी देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछ रहा, तो कैसा समास, सॉरी सर्वनाम प्रश्नवाचक। निजवाचक का मतलब होता है मैं तुम, जिसकी निजी के आप, जिसकी निजता पता चल रही हो। निश्चयवाचक, जिसकी क्वांटिटी का मतलब निश्चय हो चुका है, यही वही। ठीक है ना। तो आंसर क्या बनता है हमारा, प्रश्नवाचक समास। इसका तो अभी एक तो ये ठीक चला गया है, और इसका आंसर क्या होता है भाई, इसका आंसर बनता ए। 10 का रक्त रंजित में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगर डीपली भी पूछ लेता तो आप वो भी बताते। मदिराल्य शब्द होता है मदिरा प्लस संधि कौन सी पढ़ाई थी नहीं ये, मदिरा प्लस आल्य, आ प्लस आ, संधि कौन सी, दीर्घ संधि। है कोई मदिराल्य, तो आंसर आपका क्या बना। देखो ये हम माहौल, मदिरा पी रहे होंगे और माहौल खराब खुद का कर रखा। मदिर होता है कोई शब्द, मदिरा होता है ना, दारू, दारू का घर हट्टी, मतलब मदिराल्य। मेरे भाई लोगों, अगर पेपर को अच्छा करके हल करें ना अपन लोग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, बहुत मन दुख रहा। अवतरण चिन्ह को, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह पहले तो यही पूछ लो होता क्या है। तो मेरे भाई लोगों, अवतरण चिन्ह होता है, जैसा किसी अवतरण को नहीं लेते हैं ये करके, या डबल हो सकता है। बात सुन में आ रही है ना। तो ये कैसे लगते हैं आपको पता ही है, पहला वाला ऐसे और दूसरा वाला नीचे को। भाई लोग ऐसे ही लगा देते हैं जहर, तो शुरुआत करके नीचे को ऐसे लगते हैं ना, दो ये वाले करके लगते हैं, नहीं लगते। तो कोई भी वाक्य जो है, इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बनना चाहिए था, उद्धरण चिन्ह, आंसर डी। योजक चिन्ह क्या होता है, जोड़ने वाला हाइपन, ऐसा वाला। क्लियर है। कोष्ठक क्या होता है, ये ब्रैकेट। निर्देशक चिन्ह ये वाला ऐसा करके। बात बची किसकी, उद्धरण चिन्ह की। और उद्धरण चिन्ह का मतलब अवतरण चिन्ह, ये वाले जो कोमे जो होते हैं ऊपर जो लगते हैं शब्द के। जैसा कि मैं किसी मान लीजिए रामचरितमानस लिख दूं, रामचरितमानस लिख दिया मैंने, सॉरी, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या किसी वाक्य को प्रेजेंट करने के लिए, या इनडायरेक्ट डायरेक्ट जब पढ़ते हैं उसके अंदर जो बना होता है वर्ड के आगे जो लिखा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उद्धरणित होते हैं वो। अवतरण किसी ने सेस टू कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं ये इस टाइप के जो है, यही है। तो जैसा कि मान लीजिए हमने लिखा कुछ सब रामचरितमानस, किसी को शो करने के लिए जो चीज दी गई है स्पेशल,
सपोज करो ये लिखा हमने, तो इसके लिए जो ये बनेगा, पहला वाला ऊपर कोई लगता है हमेशा, ये डायरेक्शन होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लगता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, गलत मत कर लेना कभी पता चला। और यही दो हो जाते हैं, जब दो वाक्यों का ढेर हो जाएगा तो दो से रुकेगा। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया? सतसई का मतलब 719 ऐसा करके है, जैसे सतसई एक रचना, एक गट्ठा है और उसके अंदर इतने रचनाओं का संकलन है, तो वो एक निश्चित संख्या है। सतसई संख्यावाचक क्या है? संख्या बोधक विशेषण तो है, लेकिन निश्चित है अनिश्चित है? तो मेरे भाई लोगों, गणनावाचक विशेषण है, आवृत्ति बोधक है, आवृत्ति का मतलब बार बार, अनिश्चित संख्या बोधक है, समुच्चय बोधक है या गणनावाचक है? अब देखो, अगर लिखा होता संख्या बोधक तो किस प्रकार का होता? गणनावाचक, गिनती है ये, एक निश्चित गिनती है, और गिनती इसमें दे रखी है, निश्चित संख्या बोधक है विशेषण। आवृत्ति बोधक नहीं, समुच्चय बोधक नहीं, सेट भी नहीं है, समुच्चय है ये। तो आंसर क्या बना भाई हमारा? गणनावाचक। क्लियर है? गिनती है ये, जिसमें गिनतियों की निश्चितता पता चलती हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गिनती तो है ये। क्लियर है? राधा ने, आवृत्ति का मतलब दूरा तीरा चोरा ऐसा करके जो आते हैं, दूरा तीरा चोरा, 4 5 पचेरा छठेरा, ये अनिश्चित का क्या होता है? अनिश्चित का मतलब कई आदमी, जैसे अनिश्चित विसंख्या बोधक है, कई आदमी, आदमियों का तो पता लग रहा है आदमी है, लेकिन कई से क्या मतलब हो गया? अनिश्चित। समुच्चय बोधक का मतलब, समुच्चय बोधक का मतलब होता है जैसे जोड़ा होता है, समुच्चय बनते चले जाते हैं, जोड़ा है, और जोड़े का मतलब दो दो संख्याओं को ले रहा है ना, 4 गुना 10 गुना ऐसे करके जो हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो है उस तरह से। आवृत्ति का मतलब होता है, आवृत्ति बारंबारता, दूरा तीरा चौरा 5 गुना पचेरा, और गुना के मतलब समुच्चय बनता जाएगा, दो दो का सेट है, दूरा दूरा चौरा चौरा 5 5 छठा ऐसा करके जो। तो यहाँ पर ये, तो आंसर क्या बना? गणनावाचक, गिनती जिसकी क्लियर हो रही हो, 1 2 3 4 5 6, कोई निश्चित गिनती हो रही हो, डेफिनेटली गणनावाचक गिनती है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, यानी कि राधा ने क्या करा? ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर क्या करा? ऑर्डर कब करेगी? वो प्रेरणा ही तो देगी, उससे फोर्स कराएगी, है ना, प्रेरणा करवाती है। तो मतलब किसी के द्वारा काम होना अगर लग रहा, देखो क्रिया होती है, मैं वर्ड लिख रहा हूं, पढ़, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। मेरे भाई लोगों, क्रिया को क्लियर कर दूंगा इसमें, ये एक ही बात से क्लियर कर दूंगा। ये क्रिया किसे लग रही है? देखो भाई, पढ़, पढ़ का मतलब खुद के लिए भी हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो सकता है। पढ़ना, पढ़ना कौन? कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, खुद के लिए जैसा सेंस आ रहा है नहीं। पढ़ाना, दूसरे को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूं ना ये, तो पढ़ना स्वयं के लिए हो रखा, ये दूसरे के लिए हो रहा। और पढ़वाना, खुद तो पढ़ा ही रहा था इसमें, तो यहाँ पढ़ा ही रहा था, और पढ़वाने का मतलब क्या हो गया? मैं दूसरे से काम करवा रहा हूं। तो दूसरे से काम तभी होता है जब उसे प्रेरित करा जाता है अगले को। तो प्रेरित करके जो काम करवाए जाते हैं वो प्रेरणार्थक होते हैं। प्रेरणार्थक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जब आदमी से दूसरे से काम करवाया जाता है, कहलवाया, किसी से कहलवाया, मतलब इसने कहा और उससे कह दे, वो बात कर देगा, तो करेगा कौन सा? तीसरा आदमी। तो बात किसकी हो गई? मेरे से काम चल रहा है, लेकिन लिंक मेरे तीसरे आदमी पर प्रेजेंट हो जाए, तो समझ लीजिए वो प्रेरणार्थक हो जाती है। अब देखो इसमें क्या है, चिट्ठी लिखवाई, खुद ने तो लिखी नहीं, किससे लिखवाई? दूसरे से। तो दूसरा काम तभी करेगा जब उसको क्या होगा? प्रेरणार्थक होगा। इंपोर्टेंट वर्ड, इसने जहर कर दिया था काम, लेकिन बाद में बच गया है, गलत का सही कर लिया है। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती है जो दूसरे से करवाई जाती है। करवाना, वाना ऊना लग जाता है, आया या वाना लगाया के क्रियाएं प्रेरणार्थक बनती है। पढ़ाऊंगा बहुत गहराई से, लेकिन अब भी इतनी ट्रिक दे रहा हूं, सफिशिएंट पड़ेगी, भारी पड़ेगी। जहां वाना ऊना देखो या वायु हुई, समझ लो, लगा दो प्रेरणार्थक। और द्वितीय है, प्रथम है, दोनों बता दी। द्वितीय, द्वितीय और ये प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, और खुद कर रहा तो वो तुम जान ही रहो, स्वयं की क्रिया है, सामान्य क्रिया हो गई। क्लियर है भाई? अब देखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं जो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं, जैसे मैं कह दूं भाई ये चीजें लेते आना, तो लेते आना, लेना भी एक क्रिया है और ये भी आना भी क्रिया है ना।
तो दो क्रियाओं से जुड़कर कौन सी क्रिया बनती है? संयुक्त क्रिया। कम से कम दो क्रियाएं अलग अलग हो और जुड़कर एक हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रियाएं वो होती हैं जो पहले क्रिया को होया होया दिखा दे में, जैसे सामान्य भूतकाल की क्रिया होंगी। पूर्वकालिक क्रियाएं एक के पहले जो हो चुकी है, जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो कौन सी क्रिया दूसरी है? पहली पूर्वकालिक कौन सी कहलाएगी? मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मैं क्या हुआ हूं? बाद में आया हूं, तो वो क्या हो गया था? जा चुका था। तो जाना और आने में कौन सी पूर्वकालिक हो गई? जो पहले समान को दिखा दे, पहले टाइम को शो कर दे। तो जा चुका था, जाना क्रिया कैसी कहलाएगी? यहाँ पूर्वकालिक। क्लियर है? जो पहले घटेगी वो पूर्वकालिक, जो अब चल रही है वो अब की सामान्य। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं होने की मेरे भाई लोगों। और कल को अगर पेपर में भी आएगा तो आप आंसर राइट लगाओगे। ठीक है? आने से पहले जा चुका था, तो जाने की क्रिया कैसी? पूर्वकालिक। और आना बाद की क्रिया है। नाम धातु क्रिया, जैसे लठियाना। लठियाना मतलब लठ से क्रिया कोई बनी, लठियाना है। हथियाना, हाथ से क्रिया बनी, नाम धातु से क्रिया बनेगी मेरे भाई लोगों। इसी प्रकार से जो नाम धातु यानी कि धातु से क्रियाएं बन रही हैं, जिसका नाम है, कोई संज्ञा का शब्द है, उसको ही क्रिया कर दिया गया है ना? उसको ही क्या कर दिया गया है? जैसा कोई शब्द था, हमने लिखा लठ, और लठ से क्रिया क्या बन गई? लठियाना। बात समझ में आई नहीं? तो लठियाना, तो ये क्रिया कैसी? यानी कि जिसमें किसी संज्ञा का नाम से क्रिया ही बना दी, याना वाना जोड़ कर लगा के काम कर दिया, तो समझ लीजिए नाम धातु क्रिया हो जाती है मेरे भाई लोगों। कोई दिक्कत? ये जो मैंने क्रियाएं बताई है मेरे लाल, कल को देख लेना, क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, रखो है पक्का। इस तरह से बता दिए। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो चिल्लाहट, मैंने कल भी ये बताया था, मैं क्लास दे रहा था लास्ट टाइम। जब भी धातु रूप में अगर हम ना लगा के देख ले, अगर क्रिया बन रही है, तो समझ लीजिए उसको फिर धातु रूप को ना लगाओ और बाकी के सारे प्रत्यय को हटा दो। ना लगाओ, अब नया प्रत्यय जो पूछ रहा है उसके बाद में जो बचा है उस जितना हटाए का काम चला धातु बनाने के लिए, क्रिया बनाने के लिए धातु रूप में, समझ लीजिए वो प्रत्यय पूरा पूरा है। अब देखते हैं, शब्द था चिल्लाना, मैंने क्या करा? चिल्ला, चिल्लाहट अलग कर लिया सपोज करो, तो चिल्लना कोई क्रिया होती है? चिल्लाना होती है? चिल्लना तो कुछ होता नहीं। चिल्लना मतलब, तो शब्द क्या बना? चिल्लाना। तो चिल्लाना एक क्रिया हो गई। अब देखो इसमें से ना हटाया मैंने, अब शब्द रह गया चिल्ला, तो चिल्ला में क्या जोड़ा? हट, तो चिल्लाहट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, प्रत्यय जब जुड़ते हैं अगर स्वर से शुरू हो रहे हैं तो समझ लीजिए उस वाले स्वर को खत्म कर देता है। क्रिया जब हटती है तो यहाँ का स्वर हटाएगा तब जुड़ती है। तो यहाँ पर चिल्ला शब्द था, चिल्ला है, चिल्लाना तो शब्द था चिल्लाना, और चिल्लाना में आहट जोड़ेंगे तो क्या बचेगा शब्द? चिल्लाहट। मेरे भाई लोगों, आहट शब्द होता है, हट नहीं। गर्माहट, धर्माहट, ऐसा करके, समझ रहे? हट कब लगेगा? बालक हट, हट उस शब्द को पूरा हट आएगा, ए के बीच में आ नहीं बढ़ेगा, जब पूरा पूरा दिखाई देगा वो। तो शब्द क्या था? आहट, चिल्लाहट। तो प्रत्यय का मतलब ये भी क्लियर है आपको, शब्द के पहले जो भी लग जाएगा वो उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में लगेगा उसको बोलते हैं क्या भाई? प्रत्यय। क्लियर है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब जो शब्द से पहले लग रहा। भाषण क्या हो गया यहाँ पर? एक भाषण क्या हो गया भाई? एक हमारा मूल शब्द हो गया ना भाषण। भाषण के बाद में कुछ लग रहा है, पहले कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है? देखो भाई साहब कितना जहर है अभी। अब लग रही छोटी की मात्रा बड़ी की करिए तो है, गलत नहीं। तो मेरे भाई लोगों, ये ऐसा खुराफात नहीं करनी, क्योंकि पेपर पुलिस बना रही है, सिपाही बन रहे हैं, आराम से दरोगा बन रहे हैं। मेरे लोग, मेरे भाई लोगों, देख कर पढ़ो ना, थोड़ा सा इतना जहर मत करो। इसने तो किसी ने जैसा पौवा पी कर बैठ जाओ मेरा भैया कोई, तो ये नहीं करना, जहर नहीं करना मेरे लोग। ये इससे जिंदगी बन रही है, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बन रही है, तुम्हारी बन रही है, तुम्हारी आस औलाद की जिंदगी बन रही है, और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नौकरियां बहुत कम निकलती है और ऐसा रिस्क, जहर है, कतई खुराफात है यार, ये तो सराहनीय नहीं है ना। और अभी भाषण का मतलब ये, और यही लोग जो गलत कर रहे हैं यही बहुत अच्छे बन जाएंगे। बस सब्र करो थोड़ा सा, नौकरी सबके नसीब में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के नसीब में नौकरी नहीं है, सब कर सकते हैं नौकरी। तो यहां पर हमारा ये क्लियर होता है। अगला, अगला देखते हैं, इससे अगला देखो,
तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे या शब्द कुछ ऐसे देगा, बिल्कुल बहुत इजी इजिंग देता, संधि भी बहुत इजी आती है। तो इन चीजों में ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है आपका, मैं चैप्टर बता रहा हूं, शब्द भेद पर फोकस कर लो, संज्ञा सर्वनाम पे, और आपके रस छंद अलंकार पे, ठीक है, और आपके पर्यायवाची विलोम पे क्लियर कर लो, पकड़ बना लो, वन वर्ड को क्लियर कर लो, ठीक है ना, और वाक्य शुद्धि में क्लियर कर लो। मेरे भाई लोगों बिल्कुल 110% आपकी सिलेक्शन है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसी से नंबर लाएगा, और नंबर अगर कम भी है तो मार्केट को यही बढ़ाएगा, आपके इससे जो मेरिट है उसको यही बढ़ाएगी। तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो ये तो क्लियर ही आक्रमण करेगा थोड़ा, ये शब्द का मतलब व्यर्थ काम करना, धाक बैठाना कुछ है नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्लियर है, इसने बहुत तगड़ा करा, ये बहुत अच्छा। परोक्ष का विलोम शब्द है क्या भाई, परी प्लस अक्ष, आंख के परे और आंख के सामने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो ये वर्ड इससे आया भी था, अगले पेपर में भी इससे ही आया, दोनों सेट के अंदर इससे ही आया, प्रत्यक्ष का उल्टा पूछ लिया था, समझ रहे नहीं। तो ये क्या है, परोक्ष, परोक्ष का मतलब है आंख से परे, पर प्लस अक्षु ऐसा करके देख सकते हो, है ना, पर है प्लस अक्ष, यानी कि आंख से परे की बात कर रहा है, ये अक्षु का मतलब, और यहां पर क्या है, आंख से परे, परी अक्ष ऐसा करके ले सकते हैं। मेरे भाई लोगों, ये शब्द जहां भी आपको आ जाए, परी प्लस अक्ष होता है ना, जैसे ये आंख के परे, तो परी का मतलब क्या होगा, ई से विसर्ग आया है, विसर्ग उतर जाएगा और अक्ष क्या हो जाएगा, यहां पर ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ए हटेगा, ई का क्या हो जाएगा, ओ, विसर्ग हट जाएगा, परोक्ष। तो यहां पर इस तरह से संधि का भी ध्यान रखेंगे, और परोक्ष का मतलब आंख से परे की बात कर रहा है, ये आंख से परे की बात कर रहा है, तो शब्द क्या बनेगा, सामने, आंख के सामने का मतलब प्रत्यक्ष, आंख के सामने, परी का उल्टा होता है प्रति का, ध्यान रखेंगे ये भी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति निम्नलिखित में से किसका है। देखो मुहावरा में ना होता है लिखा हुआ, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, बातों को पता नहीं चलता। मुहावरा जो होता है एक लाइन होती है और ना जैसी चीज पर खत्म होता है मुहावरा। लोकोक्ति तुक्केबाजी होती है, लोकोक्ति तुक्केबाजी होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तिल का ताड़ बनाना। तो आज में मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत लोगों को अंतर नहीं पता होता है। लोकोक्ति मतलब लोक की उक्ति, लोगों की उक्ति जो लोगों ने दी है, बातें बोली है, तो तुक्के लगा के बोलते थे लोग, तो क्लियर है। और मुहावरा जो होता है एक सटीक लाइन में ना कह के भाग जाना, दौड़ना है, ये कहना वो कहना, तो ऐसे इस प्रकार के होंगे, 9 2 11 होना है, जैसे तिल का ताड़ बनाना, इस तरह के होंगे, ये होते हैं मुहावरे। और लोकोक्ति का मतलब होता है तुकबंदी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बात मिली तुकबंदी हुई, तो ये लोकोक्ति होगी। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, चमड़ी जाए मतलब पैसा चला जाए, लेकिन वो सॉरी, चमड़ी चली जाए, शरीर चला जाए, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए, तो एक लालच को शो कर रहा है, जान चली जाए पर पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसे का बहुत मोह है, पैसा ही माँ बाप दोनों है, अत्यधिक कंजूस होना। तो बात क्या हुआ है भाई, उसके लिए क्या है, इसका अर्थ किस अर्थ में लेंगे, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, इस बात की कह रहा है ये तो यही मतलब हो गया इसका। तो क्या है ये, अत्यधिक कंजूस होना। आंसर क्या लगेगा हमारा, क्या लगेगा, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। अरे ये तो सीधे सीधे सरल भाषा में लिख कर रख दिया, इसका मतलब नहीं है। बात होती है क्या है, ये किसी तीसरी बात को शो करती है। तो आंसर क्या बनेगा, अत्यधिक कंजूस होना, खाल ले लो पर पैसा मत लो, तो क्या है वो उसका अर्थ पूछ रहा है आपसे, ये थोड़ा ही पूछ रहा है इसका शब्दों का अर्थ बताओ, गलत है ये, तो यही बात रह गई, जहर है कतई भैया। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, देखो रस के सारे तुम आज एक नंबर पक्का मैं बता रहा हूं, रसों के 9 रस है, जैसे 9 के 9 रस के स्थायी भाव याद रख लो, ठीक है ना, स्थायी भाव पूछ रहा है, जैसा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध किसका है, क्रोध होता है किसका, रौद्र रूप का। भयानक का विभत्स हो जाएगा, सॉरी भयानक का क्या हो जाएगा, विभत्स का क्या हो जाएगा, ये रस के स्थायी भाव दे रखे हैं। वीर रस का क्या हो जाएगा, तो ये किस किस के हैं, ये भाव दे रखे हैं। रौद्र रस का क्या है, क्रोध है,
वीर का क्या है, वात्सल्य का क्या है, और करुण का क्या है। तो इस तरह से जो है ये आपके रसों के भी भाव याद करने पड़ेंगे और रसों के नाम याद करने पड़ेंगे। शांति का जैसे क्या है, निर्वेद, कोई वेदना नहीं है शरीर में, जब वेदना ही ना होगी तो क्या होगा, शांति का निर्वेद है ना। तो ये याद कर देना, एक लाइन की बात है, ये सुबह को आएंगे, ये पक्का लिख कर ले लो। इसका जो पेपर का ये जो है, ये आपका इसे मैं शॉर्ट आउट तो करा दूंगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज पेपर को मैं इस पैराग्राफ को अगली क्लास में डाल दूंगा, दोनों पेपरों के। मैं सिर्फ आपकी जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ एक जैसा आता नहीं है, कल को कुछ और आएगा, लेकिन ट्रिक मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है उस पैराग्राफ को शॉर्ट आउट। शोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मेरे भाई लोगों। मैंने छंद बताया, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के छंद होते हैं। छंद होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और छंद सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, ऋग्वेद में। शुरुआत कहां से है, ऋग्वेद में। ठीक है, छंद कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, अब इनके भी समवर्णिक अर्ध समवर्णिक इस तरह से हैंगे ना, विषम वर्णिक या सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, ऐसा करके कर रखे हैं नहीं। तो वो चीजें जो हैं वो तो है ही हैं, उनके प्रकार नहीं। छंद कितने प्रकार के, 3 के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद जो है, निराला की जो कविताएं हैं ना, जूही की कली, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत, इस टाइम चांस बन सकते हैं। जूही की कली जो है किसकी, मुक्तक छंद की एक उदाहरण है। कविताएं जो नई कविताएं हैं वो मुक्तक छंद पर आधारित है। वो किसी छंद को मतलब अवहेलना नहीं करती, और वो अपनी तरफ से एक को आह्लादित कर रही है, अलग रचनाएं मिल रही है और मन को आनंदित कर रही है। निराला का बहुत नाम है छंद के अंदर। और शुरुआत का जो है कहां मिलता है छंद, ऋग्वेद में। इस तरह से पूछा जाएगा। अब मात्रिक, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, ये विसम्मात्रिक, सम्मात्रिक और क्या, अर्ध सम्मात्रिक, इस तरह के छंदों को पूछता है। शोरठा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी, एक ट्रिक याद कर लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी दोहा पढ़ा, शोरठा पढ़ा है, हमें कुछ पता ही नहीं। दोहे का तो सबको पता होता है दुनिया में, दुनिया में दोहे का तो हमने पढ़ ही लिया। अगर किताब 5वीं तक भी हम अगर हिंदी पढ़ रखी है तो दोहे का तो पता ही है। सबसे पहला छंद भी क्या है, दोहा, ध्यान रख लेंगे अपना। दोहे का मतलब होता है, इसमें यह भी कंफ्यूजन है कि हमारा 11 और 13 की बात चलती है, ध्यान रखना। रटता रटता भूल जाता है आदमी, रटे हुए को भी भूल जाता है, समझना है हमें क्या कैसा होता है। मात्राओं की बात करते हैं, मात्राएं इन पर जो लग रही है, कितनी मात्राएं, मतलब इसके अंदर स्वर कौन कौन से यूज होते हैं, कब कब होते हैं। छंद का मतलब है तुकबाजी आएगी बाद में। और छंद में क्या होते हैं, छंद बटा होता है चरणों में, और चरणों में होती हैं उस शब्दों के जो लगी होती है मात्राएं, उनकी काउंटिंग के हिसाब से तुकबंदी करी जाती है और मन को आह्लादित करा जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोहे की। तो हमने 13 और 11 का, दोहे में बात करूं तो सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक। सम्मात्रिक का मतलब होगा, सम मात्राओं का होगा, सारे के छंद में पूरे छंद में सारे लाइनों में बराबर बराबर मात्राएं होंगी, कोई उसमें कोई कुछ होगा नहीं। जैसे चौपाई छंद है, वो कैसा छंद है, सम्मात्रिक छंद है, उसमें किसी भी लाइन में अलग अलग नहीं होंगी। 16-16 मात्राएं हैं तो 16-16 रहेंगी। क्लियर है, इसमें इधर उधर नहीं भटका जाएगा कहीं। तो इसमें जो है चरण, जैसे मान लीजिए चौपाई छंद है तो उसमें जैसे 4 चरण हो गए, 16-16 हो गए। क्लियर, सारी लाइन समान मात्राओं में चली। इसमें 4 चरण होते हैं दोहा में, लेकिन 4 चरण जो है 2 सेम होंगे, 2 अलग होंगे, 2-2 एक जैसे होंगे। तो 2-2 एक जैसे कैसे होंगे, ये लाइन है 13, अगर पहले में 13 है तो दूसरे में कितनी आएंगी, 11। तो फिर कितनी आएंगी, यहां कितनी होनी चाहिए, पहला दूसरे में अलग हो गई, फिर इसमें अलग हो जाएंगी, फिर इसमें कितनी हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो यानी कि पहले और तीसरे में सेम सी हो रही हैं, पहले और तृतीय में सेम, और दूसरे और चौथे में सेम। बात चल रही है द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय और तृतीय में पूछ लिया इसने, द्वितीय और चतुर्थ में।
तो अलग अलग मात्राएं कैसा होंगी? अब देखो दोहा था, तो दोहा में हमारे 13 ज्यादा लेना पसंद करोगे या 11 पहले? तो हमेशा जो है मात्राएं कितनी होती हैं? ज्यादा पहले लेनी है, ठीक है। तो ज्यादा है दोहा में पहले, और पहले का मतलब पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। लाइनों के बीच में कॉमा लगा मिलेगा, यहाँ एक, यहाँ दो स्थान लगे मिलेंगे, फुल स्टॉप, डबल। अब यहां पर देखो डबल पूर्ण विराम का प्रयोग शेरों में, शायरियों में या छंदों में ही होता है। यहां पर देखेंगे, यहां मात्रा 13 लिख दी, यहां कितनी आएंगी अब 11, तो यहां भी कितनी 11, और यहां कितनी, सॉरी यहां कितनी 13, एक छोड़कर एक सही बैठता है इसमें, अर्धसम है ना। तो अर्धसम में इस तरह से तो मात्राएं जो बैठी इसकी 13 13, कौन सा? ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा चरण। 4 चरणों में छंद बट गया। और छंद के अगर पहले और किसमें, पहले में 13 दे दी, तो पहले के नीचे सेम रखनी है तुम्हें, 13 सेम सेम। तो अर्धसम, ये आधा समान है, आधा समान है, क्लियर है। तो पहले और किसमें, तीसरे में कितनी मात्राएं आ गई? पहले और तीसरे में कितनी? 13। दूसरे और चौथे में कितनी? 11 11। अब दोहा होता है ये, तो शॉर्टे में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा दोहे का उल्टा क्या होता है? शोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या? शोरठा। तो इसका उल्टा क्या होगा? मात्राओं का भी उल्टा खेल होगा। तो इसकी पहले चरण में कितनी थी? 13। तो अब शोरठे में कितनी होंगी? 11 होंगी। जैसे ही 11 लगा, दोहे का उल्टा शोरठा हो गया, तो यहां भी कितनी? 11, यहां कितनी? 13, यहां कितनी? 13। क्लियर हो गया? गणित है मेरे भाई लोगों, एक बार अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया। दूसरे और चतुर्थ में कितनी होंगी? द्वितीय और चतुर्थ में। जब यहां बात चल रही थी किसकी? शॉर्टे की बात चल रही है, दोहे की नहीं कर रहे ना। तो दूसरे और दोहे में कितनी थी? दोहे में बैठ रही थी, दूसरे में और चौथे में कितनी? 11 11 है। लेकिन ये शॉर्ट पूछा है, दूसरे में और चौथे में कितनी? 13 13। तो आंसर आपका ये लगा। क्लियर है? ध्यान रखना मेरे भाई लोगों, 2 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छंदों से पूछ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का मतलब है के समान। समान धर्म का होता है के समान। तो के समान का मतलब होता है क्या भाई तुम्हारा? है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो क्या होगा भाई? उपमा। के समान है, उपमा दी जाती है जब, तो अलंकार क्या हो जाएगा? चमक नहीं लानी, यमक लानी है। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो आता है। श्लेष में एक शब्द का मतलब 3 बार चिपक जाता है। श्लेष का मतलब चिपकना, ऐसे याद रख सकते हैं, चिपकना। यमक का मतलब कनक कनक, मतलब दोनों बार शब्द आएगा और दोनों बार क्या होगा? अलग अलग अर्थ होगा। तो समान तो रह नहीं गई भाई बात। अब देखो उपमा, के समान। के समान का मतलब जहां शब्द मिल जाए तो वहां पर क्या है? समान का मतलब होता है उपमा। इसके समान ये है चंद्रमा के समान, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी उपमे में उपमान की समानता करी जा रही है, समानता का मतलब उपमा करी जा रही है। बात खत्म। मनु मानो जनु जानो। आंसर तगड़े लगाने हैं भाई, गलती करनी नहीं है, जहर हो जाएगा जिंदगी करनी। निम्नलिखित में से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाग में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द में विकल्प में नहीं है? सॉरी, भाग शब्द का विकल्प में नहीं है। तो भाग का मतलब क्या होता है? 1 रुपए के 2 भाग कीजिए, यानी कि 2 हिस्से कीजिए, भाग बैठ गया, सही, अर्थ सही है। इसे 2 भागों में बांटिए, भाग बैठ गया, बांटने के अर्थ में भी। यहां से भाग जाओ, भाग बैठ गया, भागने के सेंस में भी। भाग का मतलब ब्याज, कभी देखा है भाग का मतलब ब्याज लिखता हो या नहीं होता? तो आंसर क्या बना? नहीं के लिए पूछा गया है, तो नहीं के लिए क्या? ब्याज। क्लियर है भाई? तीनों चीजें ठीक थी। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। तो यहाँ हैज हैव की मतलब ये जो है ना, ये हैज हैव की बात जब चलती है तो बात क्या हो रही है? क्रिया पूरी हो चुकी है। इस वाक्य का काल पहचानिए। तो मेरे भाई लोगों, वाक्य जो है इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और काल होता है क्रिया का रूप। काल होता है क्या? क्रिया का रूप। ईमानदारी से पढ़ लेंगे,
गलती नहीं करनी तो। देखो यहां पर इस चीज को देखते हैं हम अपने हिसाब से। ये भैया ने तो पेपर बहुत तकड़ा करा ही करा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वह बाजार जा चुका है, तो यहां पर क्रिया क्या लग रही है आपको, हो चुकी है। तो बात बीती हुई, जिस क्रिया के रूप से आपके कार्य के होने की स्थिति का पता लग जाए, जिस क्रिया के रूप, टेंस होता है। टेंस का मतलब मैं बता दूं आपको, टेंस की बात अगर मैं करूं, देखो टेंस का मतलब मेरे भाई लोगों आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस और टेंस अलग ही अलग चीज है। सेंटेंस और टेंस अलग ही अलग चीज है। सेंटेंस का मतलब है वाक्य, और टेंस का मतलब है, वाक्य कितने प्रकार के हैं हिंदी में, 8। और टेंस का मतलब है काल। काल होता है क्या, क्रिया का रूप। दिमाग में बसा लेना, क्रिया आपको जिस रूप में मिल जाए, यानी कि वर्ब जिस फॉर्म में आपको मिल जाए, वो समझ लीजिए क्या हो गया है, क्रिया हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा गो, गो, ठीक है, वेंट, और क्या है, गोन। कोई दिक्कत, गो वेंट गो, क्लियर। यहां पर वेंट का मतलब हो जाता है गया, यहां का मतलब होता है जा, जाने के सेंस में, और ये गए का सेंस में चला गया। और यहां पर क्या है भाई, मैं पढ़ सकता था कि रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है ना, रीड रीड, इसलिए मुझे ये लेने पड़ी। और ये क्या है, चुका है, खत्म है ना। तो मतलब उस तरह से क्रिया की तीनों फॉर्मों का रूप का भी इसमें ध्यान रखेंगे। पहले इसको ही क्लियर कर लेते हैं आपके लिए। तो वर्ब की फॉर्म, जो भी वर्ब की फॉर्म होगी वो आपकी, जैसे ये तो अभी इंग्लिश से तो आपको इसमें क्लियर नहीं होगा, मैं इससे क्लियर कर देता हूं। लिखे क्रिया, क्रिया के रूप है। एक पहली क्रिया लिख दी मैंने पढ़, फिर लिखा पढ़ा, और फिर लिखा पढ़ेगा। ये किसे शो कर रहा है, देखो पढ़। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं किसी काम करने के लिए, काम का नाम क्रिया, काम का नाम क्रिया। और क्रिया से जिस प्रकार के समय का बोध हो जाए, काल का मतलब टेंस, समय है, समय का मतलब क्या होता है, क्रिया का उस समय का नाम जिसमें क्रिया होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कि क्रिया के होने से समय का अगर बोध हो जाए, क्रिया के होने से समय का बोध हो जाए, तो उसी प्रकार का टेंस हो जाता है, उसी प्रकार का काल हो जाता है। यानी कि ये काल की बात करूं, काल मतलब समय को ही कहते हैं, लेकिन वो एक रूप जो है किसका है, वो क्रिया का रूप है। यहां पर समय का पता क्रिया से चलेगा, क्लियर है ना, दिमाग में बसा लेना, ट्रिक बता रहा हूं बिल्कुल तोड़ के। रीड का मतलब यहाँ पर रीड रीड ये सब भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो मैंने बताया था राम को भी कैसे ही लिखेंगे, इनके कुत्ते फेल हो जाते हैं। हिंदी में बहुत जबरदस्त तरीके से सीख जाएंगे। पढ़, पढ़ा, पढ़ेगा, क्रिया ही है। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना लगा सकते थे। पढ़ का मतलब है ये किसे सामान्य, किसे शो कर रहा, प्रेजेंट को शो कर रहा नहीं, किसे प्रेजेंट को शो कर रहा नहीं मेरे भाई लोगों, यानी कि ये वर्तमान काल को शो कर रही है ना बात। अगर मैंने कह दी पढ़, तो अभी के लिए कह रहा हूं ना, मैं आदेश दे रहा हूं, तो इससे ही समय का पता चल गया ना। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे समय का होने का पता लग जाए। पढ़ा, तो पढ़े का मतलब गुजरा हो, जब समय से जैसा नहीं लग रही बात, जैसा पढ़ लिया हो या पढ़ा, तो मतलब ये किसे कर रहा, भूतकाल को, पास्ट को, किसे शो कर रहा है, पास्ट को, भूतकाल। पढ़ेगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है, भविष्यत काल, क्लियर है, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है। अब समझ लो यहां पर ये तीनों चीज होती है। इसमें भी हिंदी में भी तीन ही है, वर्तमान काल, टेंस इसमें भी प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है इसमें, पास्ट टेंस है इसमें, और फ्यूचर टेंस। यहां पर बात इसी प्रकार से चल रही है कि यहां पर भी वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्यत काल है।
वर्तमान काल के कब कब कितने कितने रूप हैं, भविष्यत काल के कितने कितने रूप हैं, और भूतकाल के कितने कितने रूप हैं, वो सारे ध्यान रखने। इसमें एक चीज होती है हेतु हेतु मध्यकाल। तो हेतु हेतु जो होता है वो आपका कब होगा, संभाव्य कब होगा, तो उस तरह से उसको बांटना है। यानी कि क्रिया, इसमें भी अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश को इतनी ज्यादा ना पढ़ेंगे, हिंदी में मैं बताने की कोशिश करूंगा। राम अभी सोएगा, सॉरी, वह बाजार जा चुका है, इससे क्रिया का क्या हो रहा है, होई होई प्रेजेंट हो रही है, हो चुका है ना, बात चुका में चली गई है। अब देखते हैं, आसन्न भूत का मतलब होता है जो बिल्कुल रिसेंटली पास्ट है, यानी कि जो बिल्कुल पास्ट के गुजरी हुए अभी बात है, बिल्कुल रिसेंटली है, जो अभी बिल्कुल अभी हुई है, बात हो गई है कंप्लीट, लेकिन बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो जाए जो बिल्कुल अभी है, या उसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जो चीज पूरी खत्म हो चुकी है, जो चल रही है, हो चुका है। अब देखो, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। भूतकाल के यहाँ पर जैसा हैज हैव करते थे, इज आर एम की जगह क्या करते थे हम, थर्ड पर्सन पर ले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि हैज हैव, चुका है, चुकी है तो आ रहा है, लेकिन क्रिया फिनिश दिखा दे तो समझ लीजिए वो क्या होता था, पूर्ण वर्तमान, है ना। यहाँ पर आसन्न भूत, भूत के समान है, बिल्कुल भूत बन गई है, बात अभी चलती हुई तो नजर आ रही, लेकिन भूत है। तो आंसर क्या लगेगा भाई लोगों मेरे, पहला। देखो, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल होता है जैसे शायद पढ़ती हो, संदिग्ध का मतलब पढ़ती हो मैंने कह दूं, तो अभी बात तो क्रिया से तो ये पता चल रही हो रही होगी, लेकिन क्या लगा दिया मैंने, संदिग्धता लगा दी, संभाव्य लगा दिया। तो संदिग्ध शायद पढ़ती हो, ऐसा बोल दिया, हो लगा दिया। तो यहां शब्दों के सेंस से ही अपनों को उसका नाम लिखना है, होता कुछ नहीं है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है वह बाजार जा चुका था लग जाता तो इससे पता चल जाता तो गया है, मतलब काम खत्म था, ये चीज अब है के लिए गया ही नहीं, बात खत्म ही हो चुकी है, वह गया, वह जा चुका, मतलब तो वहां पर है वो नहीं आएगा। सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य वर्तमान काल से कई बार पूछा जाता है, पढ़ती है, राम पढ़ता है, तातीते है, तो सामान्य वर्तमान काल में आएगा। क्लियर है ये चीज। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा मेरे भाई लोगों, देखो राम अभी सोएगा, उससे सोया नहीं जाता, यानी कि कृतवाच्य का मतलब है कौन करेगा क्रिया को, जहां पर काम का यानी कि होना, ये भी वॉइस, ये वॉइस है, प्रेजेंट वॉइस, वो सॉरी आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंपरेटिव वॉइस, ये इस टाइप की वॉइस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वॉइस है, वॉइस का मतलब वाच्य होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, मैं समझा देता हूँ इस चीज को भी। वॉइस, वॉइस का मतलब आपका क्या होगा भाई, वाच्य। ये क्लियर कर लो मेरे भाई लोगों, वाच्य भी किसका रूप है, ये क्रिया का ही रूपांतरण है। क्रिया के रूपांतरण से बहुत चीजें पूछी जाएंगी आपको। वॉइस यानी कि आपकी वॉइस वाच्य क्या होता है, वाच्य की बात करूं तो मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंपेरेटिव वॉइस, यानी कि ये यहां पर जो बात करूं मैं आपका, देखो तीन वॉइस होंगी, वाच्य होंगे, यानी कि एक होगा कृतवाच्य, एक होगा कर्मवाच्य, एक होगा आपका भाववाच्य। इंपोर्टेंट है मेरे भाई लोगों ये चीज, तीनों चीज आएगा क्वेश्चन, कल को भी रखा मिलेगा आपको। कृतवाच्य यानी कि इसमें कर्ता के अनुसार वॉइस पता चलेगी। क्रिया सकर्मक अकर्मक का भी क्लियर कर लेना आप, वो भी मैं बताऊंगा, क्रिया पूछी जा सकती है, कर्मक सकर्मक कौन सी क्रिया है, इसमें कर्मक है या सकर्मक, पहले वो क्लियर करनी जरूरी होती है, इसके लिए जरूरी नहीं है। भाववाच्य में, कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में, यानी कि कर्मवाच्य में एक एक मैं उदाहरण दे दूं, राम पढ़ता है, राम पुस्तक
पढ़ता है और राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। अब देखेंगे इसमें राम हंसता है, ठीक है। इस तरह से बात करनी है हमारी। कृतवाच्य, क्रम, आपका कर्मवाच्य या आपका भाववाच्य, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके तो कब कब क्या है इसमें, तो ये लिखो सहा नहीं जाता, ऐसा कर रहा नहीं जाता, ये नहीं होता, तो वो भाववाच्य में डाल देना। कल को मैं थोड़ी सी ट्रिक कल को पढ़ाऊंगा ज्यादा। कृतवाच्य में आपके कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया हो रही होगी, ठीक है नहीं, डायरेक्ट। कर्म वाच्य में कर्म की जरूरत पड़ रही होगी, कर्म के आधार पर काम चल रहा हो। क्लियर है तीनों चीज। आपका आंसर इसमें देख लेंगे। राम अभी सोएगा, यानी कि राम का क्या है, कर्ता काम कर रहा है डायरेक्ट। काम पर किसका फल पड़ रहा है, कर्ता पर। अगर काम का फल पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक। कौन, राम। तो यहां पर कौन पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, पुस्तक के साथ क्रिया चलती है। पत्र लिखा जाता है, देखो पत्र लिखा जाता है, यहां पर देखो कैसी क्रिया है, पत्र लिखा जाता है, कर्म हो रहा डायरेक्ट। वाच्य कैसा, कर्म वाच्य, ठीक है। यहां पर कर्ता का जिक्र हो गया है, तो कर्ता कैसा भाई आपका, कृतवाच्य। क्लियर है। घोड़ा दौड़ता है तो बात हो जाएगी किसकी, कर्ता के द्वारा दिख जाएगी डायरेक्ट। घड़ी बजती है तो समझ लीजिए कैसा वाच्य, क्रमवाच्य, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहां पर एक्टिव अगर है तो एक्टिव, पैसिव है तो के द्वारा। भाववाच्य, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, उससे चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, वो समझ लीजिए भाववाच्य। क्लियर है। अब आगे देखते, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, नहीं तो बहुत गहराई से बताता कई सारी चीजें। आपका ये इस पेपर के अंदर ये अब आपका ये पूरा आएगा। इसकी बात हम करते हैं अगले पेपर के अंदर, यानी कि ये इससे कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो नहीं हो, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूं। जिसमें शब्दों की बात ज्यादातर उसको पकड़ रहे हो तो उसका टाइटल बनता है, शीर्षक बनता है, ठीक है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, जो इसमें जिसके हिसाब से कह दी गई हो, अंधे को अंधा कह दिया गया हो तो अंधा ही कहना है। कुछ भी कह रहे हो, अंधे को अगर सही कह दिया, आंखों वाला है अंधा, आंखों वाला है, तो आपको अंधा कैसा होता है, आंखों वाला होता है, उत्तर लगाना है आपको, गलत नहीं करना आपको। इस पैराग्राफ के हिसाब से उत्तर देने, अपनी तरफ से कोई भी खुराफात नहीं लगानी, वरना तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, यही ध्यान रखना। जिस टॉपिक पर बात चल रही हो उसका उत्तर वही लिखना है, और थोड़ा सा बड़ा अच्छा करके लिखना है, ठीक है ना। इस टाइप से देखते, अगला पेपर सोल्व करते। अगर इस पेपर से कोई चीज आपको रह गई हो तो भाई साहब हमें बताएंगे। देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। पश्चिमी हिंदी से मतलब आपकी देखो, पश्चिम में जो भी भाषाएं हैं वो कौन सी है, बांगरू भाषा हरियाणा की भाषा है, ठीक है। कोरबी, बांगरू, ये कहाँ की भाषा, हरियाणा की। साउथ की कहाँ की है, अलग अलग है, पूरब की है, ये है। तो भाषा जिसके हिसाब से पूछी गई है, पश्चिमी हिंदी, कोरबी हो या खड़ी बोली हो या बांगरू हो, बांगड़ से बोलता है, बांगड़ थे ना, बांगर, खादर और बांगर, इस तरह से वो। तो हमारा एरिया पश्चिमी है, यानी कि कहां से हम कौन सी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। मेरे लोगों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, पश्चिमी भाषा हिंदी भाषा संबंध रखती है किससे भाई, किससे रखती है मेरे लोगों, अवध से रखती है, नहीं, किससे रखती है, बांगर से। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक का मतलब नहीं, यानी कि बार बारंता के लिए, रीतियों का तरीके से, रीति का मतलब होता है तरीका, है ना। तो क्रिया विशेषण है निदेशक, नहीं किससे सेंस में आता है, निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब कहीं है इसमें, पहला ही आंसर राइट। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखो शब्द मैंने जो बताए हैं ना आपको,
10-12 के याद कर लो, उसमें से मिल जाता है पर्यायवाची। आपको चारों तो यही अभी जो मैंने लिखे थे, ठीक है। आपको चंद्रमा के, शिव जी के, ठीक है, और आपको मैक्सिमम मैक्सिमम आपको शिव जी के, और मतलब आपको चंद्रमा के साथ में जो रोशनी उसका है आपका उसका चांदनी का, उस टाइप, या सूर्य के और रात के, इस टाइप के 6-7 याद कर लो, उसमें से एक आंसर मिल जाएगा आपको। अगर नहीं भी होगा तो वो उधर का उसमें से आ जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? जहां से रत्न निकलते हैं, रत्नाकर। क्लियर? देखो, बैराग, भोर, भव, ये अंधेरे के रहेंगे, रत्नाकर। मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद है। देखो, आपको याद होना चाहिए, मेघ होते थे, मेघ मतलब यज्ञ होते थे, तो यज्ञ का मतलब तो ये हो गया। मेद का मतलब क्या होता है भाई, बताएगा कोई? मेद का मतलब, मेघ का मतलब बादल, और मेद का मतलब, तो मेघ का मतलब जो है यज्ञ और बादल कहीं दिख रहा है इसमें, है? अश्वमेघ होता था ना, अश्व यज्ञ होता था, तो अश्वमेघ का मतलब यज्ञ का मतलब, तो यज्ञ, मेघ का मतलब यज्ञ हो रहा है, और मेध का मतलब मेधा रे मेधा, बादल। कौन सा आंसर राइट? पहला मेघ का आंसर यज्ञ आएगा, और मेधा रे मेधा बादल आएगा। क्लियर है? स्त्री जो अभिनय करती है, यानी कि नाचने कूदने वाली नहीं, जो अभिनेत्री, अभिनय, अभिनेत्री होगी। क्लियर है? अभिनेता। देखो, कवि का विलोम शब्द पूछ सकता है, तो क्या होता है? कवित्री। विद्वान का विदुषी, ये याद कर लेना मेरे भाई लोग, ठीक है। गायक का क्या होता है? गायिका, ठीक है ना। तो इस तरह से अभिनेता का अभिनेत्री, जहां ता लग रहा हो, ये समझ लो, नेता, नेत्री कर देना, तय में रह लगा कर ई की मात्रा लगा देना, उसी टाइप का हो जाएगा। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, नेता का नेत्री होता है। पूछ लेता है, एक ऋषि का भी आता है विलोम शब्द, कई बार पूछता है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद, या महादेवी वर्मा, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पर आपका आंसर था, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का एक संकलन करा था भाई साहब ने, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद ने। तो आंसर आपका क्या हो गया? सी आंसर राइट है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी शिष्या थी भाई? संत रैदास की। क्लियर है? अगर किसी भाई को इसमें से कोई चीज गलत लगती है, सही नहीं लगती है, तो आप आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और उसको हम सही कराने की कोशिश करेंगे, और उसका आपको उत्तर भी सही बताएंगे, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर को सोल्व नहीं कर रहे हैं और दूसरा पेपर सोल्व करते हैं। इस पेपर का पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, और इस पीडीएफ से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और भाइयों को जिनका पेपर कल को होने जा रहा, इस क्लास को हम एज इट डाल देते हैं अभी। टेट सी टेट और कोई भी तैयारी हो उसे करते रहें, ठीक है।